आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पट्टे के आवश्यक तत्व हैं। पट्टे के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंदर बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में पट्टे के आवश्यक तत्व को परिभाषित किया गया है। आइला टॉक्स चैनल के वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। पट्टे के आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो पट्टे के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। पहला, 2 सक्षम पक्षकार हो। दूसरा, विषय वस्तु अचल संपत्ति हो। तीसरा, उपभोग के अधिकार का अंतरण हो। चौथा, निश्चित समय या शाश्वत काल के लिए हो। और चौथा, संप्रतिफल अंतरण हो। इन पांचों को अब हम एक के बाद एक आपको समझाते हैं। पक्षकार, किसी भी पट्टे की प्रथम प्रमुख आवश्यक तत्व जो होता है, अगर हम पट्टे के आवश्यक तत्व की बात करें तो प्रमुख तथ्य कौन सा है? उसके 2 पक्षकार होते हैं। प्रत्येक पट्टे की लेन देन में 2 पक्षकारों का होना अनिवार्य होता है, जो कि पट्टाकर्ता और पट्टेदार यानी कि पट्टा ग्रहीता होता है। जो व्यक्ति पट्टा करता है उसको पट्टाकर्ता कहते हैं और जो उस पट्टे को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, वह पट्टेदार कहलाता है। पट्टाकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी अचल संपत्ति का स्वामी होता है और उसके द्वारा उस अचल संपत्ति का पट्टा किया जाता है, जिसके अंतर्गत वह अपनी उस अचल संपत्ति के उपयोग या उपभोग के अधिकार को एक करार के द्वारा अंतरित करता है। और पट्टेदार या पट्टे ग्रहीता किसे कहते हैं? पट्टादार या पट्टा ग्रहीता वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में अचल संपत्ति के उपभोग या उपयोग के अधिकार को किसी निश्चित अवधि के लिए अंतरित किया जाता है। यानी पट्टेदार कौन होगा? जिसको कि संपत्ति दी जा रही है पट्टे पर। अब ये अधिकार जो उसको दिया जा रहा है पट्टे के उपभोग करने का, उसको उपयोग करने का, वह क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए होता है और वह उस अचल संपत्ति के पट्टे को स्वीकार करता है, जिसके बदले में वह उतनी अवधि तक, जितनी अवधि तक पट्टा उसके पास रहता है, उसके बदले में वह पट्टाकर्ता को प्रतिफल के रूप में धन देगा या फसलों का अंश देगा या कोई मूल्यवान वस्तु देता है। जो भी पट्टे के कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है, तय होता है, उस हिसाब से वो पट्टे के बदले में प्रतिफल के रूप में देता है। धन भी दे सकता है। अगर किसी फसल का पट्टा किया गया हो, खेत का पट्टा किया गया हो, तो फसल के अंश भी दे सकता है या कोई मूल्यवान वस्तु भी दे सकता है। अधिनियम के तहत पट्टे का लेन देन एक संविदा यानी एग्रीमेंट होता है, जिसमें अंतरित पट्टे के पक्षकारों का संविदा करने के लिए सक्षम होना अनिवार्य है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व में भी यही है कि 2 पक्षकार हो और वो पक्षकार जो है कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हो। अब सक्षम से क्या मतलब होता है? सक्षम से मतलब होता है 18 वर्ष से कम की आयु ना हो, नाबालिग ना हो, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, मानसिक स्थिति सही नहीं है, यानी कि मानसिक स्थिति जो है ऐसे व्यक्ति की सही होना चाहिए, तो वो सक्षम व्यक्ति कहलाता है। और वह विधिक रूप से सहमत हो तो वो पट्टे का पक्षकार हो सकता है। लेकिन अगर कोई पक्षकार है, दोनों में से कोई भी, वो नाबालिग है, 18 वर्ष से कम उसकी आयु है, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, विधिक जो सक्षमता है वो नहीं है उसके पास, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है
पट्टे का पक्षीकार नहीं हो सकता, न पट्टाकर्ता हो सकता है और ना ही पट्टेदार हो सकता है। तो यहाँ सक्षम का मतलब है बालिग हो, मानसिक रूप से सक्षम हो और विधिक रूप से भी सक्षम हो। पट्टे की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं। पट्टे का दूसरा प्रमुख आवश्यक तत्व उस पट्टे की विषय वस्तु है, अर्थात उस संपत्ति की पहचान किया जाना अति आवश्यक है, जिससे यह मालूम होता है कि किस अचल संपत्ति का पट्टा किया जा रहा है या पट्टा किया गया है, अर्थात जिस पर कब्जा प्राप्त किया जा सके। अधिनियम के तहत पट्टा केवल और केवल अचल संपत्ति का ही होना चाहिए, जिसका स्वामित्व जो है पट्टाकर्ता होना चाहिए। ये एक अनिवार्य तथ्य है कि स्वामी जो है वो पट्टाकर्ता का होना चाहिए और अचल संपत्ति होनी चाहिए, तो ही उसका पट्टा होगा। अचल संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका कब्जा पट्टेदार को अंतरित किया जा सके, यानी संपत्ति अचल तो होनी चाहिए, पर अचल संपत्ति ऐसी भी होनी चाहिए कि अगर आपने पट्टे पर कोई संपत्ति दी है तो वो पट्टे की संपत्ति पट्टेदार को आपको अंतरित भी करनी है। पट्टा संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का भी हो सकता है। तीसरा आवश्यक तत्व है स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण। पट्टे का तीसरा प्रमुख आवश्यक तत्व अचल संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण है, अर्थात उस पट्टे की अचल संपत्ति के कब्जे का अंतरण, जिसके अंतर्गत पट्टेदार को केवल संपत्ति के उपयोग का अधिकार ही प्राप्त होता है। प्रत्येक पट्टे की संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार उस संपत्ति के स्वामी का होता है। वह केवल उस संपत्ति के उपभोग के अधिकार को ही किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करता है। यानी तीसरा जो इसका आवश्यक तत्व है वो क्या कह रहा है कि स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण, यानी जो पट्टे पर जो संपत्ति दी है केवल उसका उपभोग या उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। स्वामी जो है उसका वो कौन है? स्वामी वही है जो संपत्ति का मालिक है, जिसने पट्टे पर संपत्ति दी है, वो केवल उसके उपभोग करने का उपयोग करने का अधिकार अंतरित कर रहा है, वो स्वामित्व अंतरित नहीं कर रहा है। और चौथा इसका आवश्यक तत्व है उपभोग के अधिकार की अवधि। पट्टे का चौथा प्रमुख आवश्यक तत्व उस पट्टे की अचल संपत्ति के उपभोग या उपयोग के अधिकार की अवधि है, अर्थात जो अचल संपत्ति पट्टे पर दी जा रही है या दी जानी है उसको कितनी अवधि तक के लिए दिया जा सकता है। अधिनियम के तहत पट्टे की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, यानी उस पट्टे के प्रारंभ और उस पट्टे की समाप्ति की तिथि निश्चित होनी चाहिए। पट्टे का करार जब होता है तो उस करार में पट्टा शुरू होने और पट्टा समाप्त होने की तिथि का विवरण जो है वो लिखित में किया जाता है। इसका एक परंतु भी है, परंतु यदि लिखित संविदा या स्थानीय विधि या स्थानीय प्रथा का अभाव हो तो पट्टे की अवधि का निर्धारण जो है वो अधिनियम की धारा 106 के तहत कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मान लीजिए कि जहां पट्टे पर कोई अचल संपत्ति दी जा रही है वहां पट्टे से संबंधित कोई लिखित संविदा या स्थानीय विधि या स्थानीय प्रथा नहीं है, वहां इस जिन सब चीज़ों का अभाव है, तो फिर वहां समय अवधि कैसे निश्चित करेंगे? तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उस विषय पे बताया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं या शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि जहाँ अचल संपत्ति का पट्टा कृषि या विनिर्माण के उद्देश्य के लिए दिया जाता है वहाँ ऐसे पट्टे की अवधि साल दर साल होती है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति का पट्टा
माह दर माह का होता है। अब समय अवधि कैसे निश्चित करेंगे? तो समय अवधि धारा 106 के तहत दी गई है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पर कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई स्थानीय विधि नहीं है, कोई स्थानीय प्रधान नहीं है इससे संबंधित, समय अवधि से संबंधित, तो वहाँ पर अगर कृषि से संबंधित मामला है तो वहाँ पर वो कितना समय अवधि उन्होंने कर दी है? साल दर साल। और अगर इसके अतिरिक्त कोई मामला है तो फिर माह दर माह कर दिया है। पांचवा इसका आवश्यक तत्व है प्रतिफल, जो कि प्रीमियम या किराया भी हो सकता है। पट्टे का पांचवा प्रमुख आवश्यक तत्व प्रतिफल है, जो कि प्रीमियम या किराया है। जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करता है, जिसके अंतर्गत वह संपत्ति के उपभोग या उपयोग के अधिकार को भी अंतरित करता है। अब जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति उस पट्टे की संपत्ति के अधिकार का उपभोग या उपयोग करता है, उतनी अवधि तक के लिए वह संपत्ति के स्वामी को प्रतिफल के रूप में या तो धन देगा या फसल देगा, फसलों का अंश देगा या मूल्यवान वस्तु देता है। तो इसको आप उसका प्रतिफल समझ लो या उसका प्रीमियम समझ लो या फिर उस पट्टे के एग्रीमेंट का किराया समझ लो। आप जो भी इसको समझ सकते हो आप इसको समझ सकते हो। तो मित्रों, आज हमने पट्टे की आवश्यक तत्व जो 5 प्रकार के हैं, सक्षम पक्षकार, विषय वस्तु अचल संपत्ति हो, उपभोग का या उपयोग का अधिकार का अंतरण होना चाहिए, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए और सब प्रतिफल अंतरण हो। पट्टे की ये आवश्यक तत्व है। सब प्रतिफल यानी अगर पट्टे पे कोई संपत्ति दी है तो उसको प्रतिफल के रूप में कुछ देना होगा, चाहे वो धन दे, चाहे वो अनाज का कोई अंश दे या फिर वो मूल्यवान कोई भी वस्तु दे। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, आपको पसंद आया? अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट से करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट से के साथ साथ आप लाइक करिए, अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।